हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो सीबीटी 2 का एग्जाम 13/10/2025 को हुआ था, उसका आंसर की 17/10/2025 को दे दिया गया है। एक ही दिन में कुल 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। उनमें जो भी मैथ के क्वेश्चंस आए हैं, हम लोग उसका डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, दोनों शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस का डिस्कशन इसी वीडियो में मिल जाएगा। थोड़ा लंबा वीडियो होगा बट पूरा क्वेश्चन मैथ का इसी में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं मैथ के क्वेश्चन पे। यह है फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है मैथ का। पहला है, एक टैक्सी स्टैंड से दो कैब 12 मिनट के अंतराल पर 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। ठीक है, एक ही स्टैंड से दोनों कैब एक ही दिशा में चलती है। एक व्यक्ति टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा है, जो 10 मिनट के अंतराल पर दोनों कैब से मिलता है। तो व्यक्ति की चाल क्या होगी? देखिए, एक स्टैंड है, यहाँ से दो कैब खुलते हैं 12 मिनट के अंतराल पर। मतलब एक कैब खुल चुकी है, यहाँ पहुंची मान लेते हैं 12 मिनट में, तब एक यहाँ से खुलेगा और एक यहाँ पहुंच चुका है 12 मिनट में चल के। तो दोनों के बीच का गैप क्या होगा? तो 12 मिनट तक चला है 57 की चाल से, 12 मिनट तक चला है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो चाल है 57 और समय है 12। घंटा में है, मिनट में है, घंटा बदलने के लिए 60 से भाग दे दिए, क्या है कि 57 किलोमीटर प्रति घंटा में था, समय भी घंटा में ले लिए। ठीक है, 12 × 5 से भी भाग देंगे, 11.4 आ गया। यानी कि इन दोनों के बीच का जो दूरी है 11.4 किलोमीटर हुआ। ठीक है, अब देखिए इस तरफ दोनों कैब जा रहा है, इसके विपरीत से एक व्यक्ति टैक्सी स्टैंड के विपरीत दिशा में, मतलब इस तरफ आ रहा है, जो दोनों को 10 मिनट के अंतराल पर पार करती है। ठीक है, तो उस व्यक्ति का चाल क्या होगा? यही बोलना चाहिए, 10 मिनट की जो गैप है उसमें ये दोनों को मतलब पार करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे की ओर चल रही है, तो चाल क्या होगा? ऐड होगा। इधर से जा रहा है टैक्सी, इधर से आ रहा है, स्थिर तो है नहीं। जब एक दूसरे की ओर चलते चाल जुटता है, मान लेते हैं व्यक्ति का चाल क्या है? एक्स, और दूरी तो 11.4 ही रहेगी। तो 11.4 की दूरी इधर से गया 57 की चाल से, उधर से वो आ रहा है एक्स की चाल से। तो बीच का दूरी ये है, और समय क्या ले रहा है? 57 प्लस एक्स, विपरीत दिशा में चल रहा है, चाल जोड़ देंगे तो 10 मिनट ले रहा है। तो 10 मिनट बराबर समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल कर दिए, समय 10 मिनट ले रहा है, घंटा बदल दिए बट्टे 60, शून्य शून्य। इसे ही हल कर देना है, 6 से गुना करेंगे 11.4 गुने 6, तो जाएगा 68.4। ठीक है, बराबर यह जाएगा 57 प्लस एक्स। यहाँ से एक्स क्या होगा, इसमें 57 माइनस कर देते हैं, तो 411, यानी एक्स का वैल्यू आ गया 11.4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो गया उस व्यक्ति का चाल। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 2 नंबर इसे कैलकुलेट करना है, इसे खुद हल कर लीजिए। ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं, बस खुद कैलकुलेट कर लीजिए इसको। चलते हैं नेक्स्ट, 4 नंबर देखते हैं। किसी सेल के दौरान 50% माल को 45% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष माल में से 30% माल को 27% के लाभ पर बेचा जाता है। अभी भी शेष माल को 43% की हानि पर बेचा जाता है। यदि समग्र लाभ x% है तो x का मान क्या होगा? देखिए, 50% माल को 45% के लाभ पर मानते हैं, तो हम पूरा माल को ना 200 मान लेते हैं। अब 100 मान के बना सकते हैं, हम 200 मान लिए, तो 50% माल क्या होता है? 100। तो कैलकुलेशन हम आसान होगा इसलिए मान लिए। तो टोटल माल 200 माल है, उसके 50% माल 45% के लाभ पर, तो 200 का 50% 100, इसको 45% के लाभ पर बेच रहा है। और शेष माल में से 30%, शेष माल 100 बचा है, इसमें से 30% मतलब 30 को 27% के लाभ पर, और अभी भी शेष माल को, इसके बाद जो शेष माल बचा यानी 70 बच गया है, इसे 43% की हानि पर बेच रहा है। तो ओवरऑल उसे x% का लाभ हो रहा है, तो x का मान बताना है कितना होगा। तो 100 को 45% के लाभ पर बेच रहे हैं, 100 का 45% 45, तो 45 का फायदा हुआ यहाँ पे। 30 का 27% का फायदा ले रहे हैं 30 पे, 30 का 27% निकालेंगे कितना? 27 दिया 81, 8.1 आ गया। इधर इतना का प्रॉफिट हो गया, यहाँ लॉस हो रहा है। 70 का 43% निकाल देते हैं, 43/100, ये जो लॉस है, तो 7 से गुना कर देंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा ये 30
301/10 30.1 आ गया। इतना का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हुआ, 45 और 8.1 जोड़ देंगे, 53.1 का लाभ है और 30.1 का लॉस है, तो घटा दिए। ठीक है, ये हो गया 0.32 यानी 23.0, यानी हमें ओवरऑल 23 का ही लाभ हो रहा है। मेरा तो टोटल माल कितना है, 200, 200 पर हमें मात्र 23 का लाभ हुआ। तो 23 200 में कितना परसेंट है देख लेते हैं, तो निकल गया 11.5%। यही क्या है, उसका प्रॉफिट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट मैथ के क्वेश्चन पे। 7 नंबर देखिए, इसे भी बस कैलकुलेट कर देना है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। पहले कोष्ट का क्रिया करना है, 5 2 7, ये 5 5 10 में 7 गया 3, 9 3 12 में 3 गया 9, यहाँ देखिए 6 दूना 12 होगा, दूना में 18, 18 चौक 72, 4 हो गया आंसर। इसी प्रकार से सिर्फ हल कर लेना था। ठीक है, अब देखते हैं 8 नंबर को। एक त्रिभुज की भुजाएं 70 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है, इसका एरिया क्या होगा। देखो हम हीरोन के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बट अगर समकोण त्रिभुज बन जाए, ये तीनों भुजा यदि समकोण त्रिभुज बन जाए, तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2 गुने लंब गुने आधार। समकोण त्रिभुज कब होगा, जब बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के यदि बराबर हो जाए, यानी कि 70 का स्क्वायर 56 के स्क्वायर 42 स्क्वायर के यदि बराबर है, तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होगी। यहाँ ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये बात हो जाएगा। तो इससे हम लोग अगर ये इक्वल हो, तो कर्ण 70 लंब 56 लेते तो आधार 42 हो जाएगा। तब 1/2 गुने लंब गुने आधार हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो वही इसका क्या हो जाएगा, एरिया। बट जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बड़ी भुजा को छोड़ के तो कर्ण ही होगा, यदि ट्रिपलेट को पूरा करता है तो कर्ण ही होगा। दोनों छोटे भुजा भुजा को लंब आधार मान के एरिया निकाल दीजिए, यदि ऑप्शन से टकरा गया तो मार के निकल जाना है, वो समकोण त्रिभुज होगा ही होगा। 1/2 गुने 56 गुने 42 करेंगे, ये कट गया 28 गुने 42, ये आ रहा है 1176। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर। बात आया समझ में। ट्रिपलेट हमें जांच हमेशा नहीं करना है, ऑप्शन से मारने वाला है, तो छोटी दोनों भुजाओं को लंब आधार मान के हम बना देंगे। ऑप्शन से टकरा गया, टकराएगा ही, 99% केस में टकरा जाएगा तो समकोण त्रिभुज होगा ही होगा। ठीक है, तो उसे मार के बढ़ जाना है, नहीं तो चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर पर। 30 विद्यार्थियों के एक समूह का प्राप्त औसत अंक 70 है और 20 विद्यार्थियों के एक अन्य समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 80 है। दोनों समूह के विद्यार्थियों को एक साथ शामिल कर लिया गया, तो समस्त विद्यार्थियों का प्राप्त एवरेज क्या होगा। देखिए 30 विद्यार्थियों का एवरेज 70 है, तो 30 का अंकों का योग 30 गुने 70 प्लस ये 20 विद्यार्थियों का एवरेज क्या है 80, ये 20 विद्यार्थियों का अंकों का योग 20 गुने 80, ये हो गया सभी 30 20 50 विद्यार्थियों के अंकों का योग। तो 50 इसमें भाग देंगे, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। कैलकुलेशन आप खुद करते जाइएगा। ठीक है, हम बस कंसेप्ट बता के बढ़ जाएंगे, किसी किसी को हल भी कर देंगे। ठीक है, यानी कम समय में सारा क्वेश्चन टच हो जाए इसके लिए। 11 वस्तुओं x और y के क्रय मूल्यों का अनुपात 3:7 है। x और y के क्रय मूल्य का अनुपात यानी 3 है तो ये 7 है। किसी व्यक्ति ने वस्तु x को बेचकर 14% का लाभ कमाया और y को बेचकर 11% की हानि हुई, तो संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ या हानि क्या हुआ बताना है। 3:7 के अनुपात में क्रय मूल्य है, हम 300 और 700 मान सकते हैं इसको, 3:7 के रेशियो में है। x को 14% के लाभ पे, तो 300 का 14% देखिए 42 आ रहा है, इसको 42 रुपये लाभ पर बेचा, और यहाँ 700 को यानी y को 11% की हानि पर, 700 का 11% 77 इतना के लॉस पे बेचा। 77 में से 42 माइनस कर दिए, 7 में से 2 5, 7 में 4 गया 3, यानी कि ओवरऑल हमें 35 रुपए की हानि हुई है। ये क्लियर, कितने पे, 300 और 700, 1000 रुपए पर, हम 1000 मान रखे हैं, 1000 पर हमें 35 की हानि हुई है, तो 35,000 का कितना परसेंट है देख देना है, 35/1000 गुने 100%, 2 शून्य खत्म, ये हो जाएगा 3.5% की हमें क्या हो गई, हानि। ठीक है, 12 नंबर बस इसे नहीं, 12 कुछ और है। ठीक है, सरलीकृत करें, 11 जो दे रखा है इसको सरल करने पर तो आंसर टकरा ही नहीं रहा है, तो कुछ और होगा ये। ठीक है, ये अगर माइनस है ये गुना है तो ये आंसर आने वाला नहीं है, ये कहीं भाग होगा, तो कुछ कमी है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर पे। कोई व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है
15 वस्तुओं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है। ठीक है। पूरे लेन देन में 35% का लाभ अर्जित करता है। माना कि कोई ग्राहक 15 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। 10% की छूट देता है, हमें 35% का लाभ भी चाहिए। तो हम अगर 15 वस्तुएं खरीदता है कस्टमर, तो हम 4 वस्तुएं मुफ्त में दे रहे हैं, यानी कुल हम 19 वस्तु दे रहे हैं मतलब ग्राहक को। ठीक है। तो 19 वस्तु पर हम लोग हिसाब करना चाहते हैं, करना चालू कर रहे हैं। देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 है। 19 वस्तु हम खरीदे होंगे, तो हमें 1900 रुपये लगा है। ठीक है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान लिए हैं 100। 19 वस्तुओं खरीदे हम, 1900 रुपया लगा हमें। अब हमें इस तरह दाम रखना है जो 10% की छूट दे हर एक वस्तु पर, और ओवरऑल हमें 35% का लाभ हो। ठीक है। और 15 वस्तु का हम पैसा लेंगे और 4 वस्तु मुफ्त में देंगे, यानी 15 का पैसा लेना है, 4 मुफ्त, 19 वस्तु उसको दे देना है। ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, 19 वस्तु का 1900। हमें 35% फायदा लेना है। 1900 का 35% यानी कि फायदा निकाल रहे हैं, कितना हमें बेचना पड़ेगा। 1900 क्रय मूल्य है, उसका 135 निकाल रहे हैं, यानी हमारे पास 35% प्रॉफिट होते हुए पास में इतना रुपया आना चाहिए। 2 शून्य खत्म, 19 × 135, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2565, यानी हमारी जेबी में इतना रुपया चाहिए। 19 वस्तु के लिए हम 1900 रुपया पूंजी लगाए हैं, और हमारे पास इतना रुपया आना चाहिए, कितना, 2565 बेचने के बाद। ठीक है। अब देखिए, 2565 रुपया हमारे जेबी में आना चाहिए, तब तो 35% प्रॉफिट हुआ। अब बेच के कितना वस्तु कर रहे हैं, 15 वस्तु को बेच रहे हैं और 4 मुफ्त दे रहे हैं। तो 15 को ही हम बेच के इतना रुपया अर्जित करेंगे, तो 15 वस्तु का मूल्य ये होना चाहिए। 15 के बदला में इतना रुपया लेंगे, 4 मुफ्त देंगे, तो एक वस्तु का मूल्य 2565/15, 15 से भागेगा जाएगा 171, यानी एक वस्तु पर हमें 171 रुपये चाहिए, यानी उस वस्तु को हम 171 में बेच रहे हैं। तो 15 वस्तु को बेचने पर हमें इतना रुपया मिल जाएगा, 4 मुफ्त दे देंगे और 35% का प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो एक वस्तु 171 में हम बेचेंगे, ये क्लियर। अब देखिए, 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो जो भी मार्केट प्राइस होगा उस पर 10% का डिस्काउंट देंगे, उसका 90/100 पर हम बेचेंगे। यही 171 है, 0 से 0 खत्म, 1 से काटेंगे 19 आएगा, यानी मार्केट प्राइस क्या हो गया, 19 × 10 190, यानी हम 190 रुपये दाम उस पर अंकित कर रखे हैं। और क्रय मूल्य क्या माने थे 100, तो कितना अधिक है, 90 पे अधिक दाम हम अंकित कर रखे हैं। बात आ गया समझ में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 39 से विभाज्य है। 39 से कटने का मतलब क्या होता है, वो संख्या 3 और 13 से कटे। ठीक है। तो 3 से हम चेक करेंगे, तो पहला 3 से देखिए, 6 2 8 5 13, 7 22 2 24, अंकों का योग 24 आ रहा है, जो 3 से कट रहा है, मतलब ये 3 से कटेगा। इसको देखिए, तो जांच करना है हमें, यदि इस ऑप्शन में एक ही यही सिर्फ 3 से कटता है, इसे मार के हम निकल जाएंगे, बट और चेक करना होगा कहीं 2 ऑप्शन 3 से कट जाए, उस वक्त तो इसको नहीं मार पाएंगे, तब 13 से चेक करेंगे हम। ठीक है। जैसे 6 2 8 5 13, 6 19, 4 36, ये नहीं कटा। ठीक है। इसको देखते हैं, 6 4 10 17, 3 20 24, ये 30 आ गया अंकों का योग, ये 3 से ये भी कट रहा है। तो सिर्फ 3 पर देख के चलेंगे तो हम आंसर नहीं मार पाते। अब देखते हैं 13 पे। तो 13 के लिए क्या है रूल, इकाई अंक में 4 से गुना करिए, इकाई अंक में 4 से गुना करके शेष में जोड़ दीजिए, ऐसा ही लास्ट तक करते चलना है। यदि लास्ट संख्या 13 से कट जाए तो संख्या 13 से कटेगी। जैसे पहला आंसर, इसको चेक करते हैं, 625 0 92, इसको 4 गुना करिए, 4 दूना 8, इसको 4 गुना किए और रेस्ट में जोड़ दिए, इसको छोड़ देना है। अब तो 9 8 17, 6 2 5 बचा, फिर इसमें 4 से गुना करिए, 7 चौके 28, इसको छोड़ देना है। 8 1 9, 5 2 7, 2 6, फिर इसमें 4 से गुना करिए, 4 9 36, इसको छोड़ देना है। 7 6 13 3, हाथ में 1, 3 2 5 1 6, 6, 4 से गुना करिए, 4 3 12, तो 6 2 8, 6 1 7, 13 6 का देखिए 78 कट रहा है 13 से, मतलब ये 13 से भी कटा और 3 से भी कटा, तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, 17 नंबर मैथ का क्वेश्चन। सिर्फ मैथ का क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ठीक है। 2 कर्मचारियों के वेतन का अनुपात 3:4 है। पहले कर्मचारी का वेतन 10% बढ़ाया गया,
दूसरे कर्मचारी का वेतन 20% बढ़ाया गया, तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या है? वेतन है 3:4 के अनुपात में। पहले वेतन 10% बढ़ाया गया, 110/100, और दूसरा का 20% बढ़ाया गया, 120/100। इसे हल कर दीजिए, 100 ऊपर जाके कट ही जाता है, 0 0 कट ही जाता है, 3×4 = 12, तो 11/4 = 16, तो 11:16 इसका क्या हो गया? नया अनुपात वेतन का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। मैथ के क्वेश्चन ही इसे बनाएंगे और सब छोड़ रहे हैं, खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर देखिए। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और 14 सेंटीमीटर व्यास, व्यास 14 मतलब त्रिज्या 7, ठीक है, वाले एक धातु के ठोस बेलन को पिघलाकर दो ठोस शंकु बनाए जाते हैं, जिनके आयतनों का अनुपात 3:4 है और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, शंकु जो बनाएंगे उसका, तो पहले और बाद के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आधार के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? ठीक है, यानी वक्र पृष्ठ को नहीं जोड़ना है। शंकु है तो पहले था क्या? बेलन। बेलन है तो ऊपर वाला नीचे वाला लेना है, अब हम दो शंकु बन गया है, इसके नीचे वाला लेना है, यानी वक्र पृष्ठ को छोड़ के सिर्फ समतल पृष्ठ का बात कर रहा है। तो पहले का जो भी समतल पृष्ठ होता वो इन दोनों को मिलाकर जो समतल पृष्ठ बनेंगे उसमें कितना का परिवर्तन हुआ है, बढ़ा है या घटा है, वो हमसे पूछ रहा है। पहले बेलन का समतल पृष्ठ क्या होगा? तो बेलन का समतल पृष्ठ, बेलन नीचे ऊपर वृत्ताकार होता है, यानी 2πr², ऊपर पायर स्क्वायर, एगो नीचे 2πr², तो 2πr का वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर, 7×7 = 49, 98 पाए। तो बेलन जब था उस वक्त पूछ रहा है पहले और बाद के समतल पृष्ठ क्षेत्रफल। पहले तो बेलन था, उस वक्त उसका समतल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ छोड़ के 98 पाए है। अब नया जब दो शंकु बन गया तो उसका क्या होगा वो निकालते हैं। ठीक है, तो जो दो शंकु बने हैं वो बेलन को पिघला कर ही बनाया गया है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। तो पाई r है 7 का स्क्वायर, h है 35, ये है टोटल बेलन का आयतन। देखिए ये हो गया इस बेलन का आयतन है, इसी बेलन से दोनों शंकु बने हैं। ठीक है, दो शंकु बने हैं, उनके आयतन का अनुपात 3:4 है, यानी 4 3 7 में एक 3 हिस्सा है, एक 4 हिस्सा है, एक है 7 में 3 हिस्सा, यानी 3/7 है इस आयतन का। तो पाई 7 का स्क्वायर गुने 20, ये 20 होगा यहाँ पे। ठीक है, इसका हाइट क्या दे रखा है? 20, तो 20 होगा, तो बराबर होगा किसके इक्वल? शंकु का आयतन के, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r², h। इसका h क्या है? 35। शंकु के लिए हाइट क्या है? 35। और दूसरा जो शंकु है वो 4/7 आयतन के बराबर है, तो पाई 7² गुने 20 बराबर, ये देखिए 1/3 पाई, इसका मान तो बड़ा r का स्क्वायर गुने हाइट 35। अब यहाँ से दोनों का रेडियस निकाल लेते हैं, इससे ये कटेगा 7 बचेगा, पाई से पाई खत्म, ये 7 बचे 35, ये 5 चौके 20। ठीक है, देखिए इधर जाएगा ही 3 3 9 चौक 36, r² बराबर 36 हो गया, और बराबर यहाँ से 6 चलाएगा, एक रेडियस मिल गया कितना? 6 एक शंकु का। दूसरा का इस 7 7 बचेगा, 7 5 35, 5 चौके 20। देखिए इधर आएगा 4 चौक 16 गुने 3 हुआ बराबर r², तो r बराबर 4√3। ये क्लियर? ये दोनों हम लोग रेडियस पता कर लिए दोनों शंकु का। अब दोनों शंकु का समतल पृष्ठफल पता करते हैं, एक शंकु के लिए पाई r², एक के लिए पाई बड़ा r², यही हो गया इसका एरिया। पाई छोटा r² हो गया 36, 36 पाई, ये r² हो जाएगा 48, 48 से आता है, निकालने की जरूरत भी नहीं था इतना, तो प्लस 48 पाई, 48 होते तो कितना होगा? ये हो गया 84 पाई। ये क्लियर? ये नया जो शंकु बना उसका समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठ छोड़ के 84 पाई, पहले था 98 पाई, कितना का अंतर है? 14 पाई का, यानी कि 14 पाई का कमी हुआ है किस पे? 98 पर। यही निकालना है परसेंटेज, तो 14 पाई का कमी 98 पाई पर हुआ है, तो 14 पाई 98 पाई का कितना परसेंट है देख देंगे। 7 से 7, 14 7 98, 100/7, यानी कि 14.2/7% की कमी हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट मैथ के क्वेश्चन पे। ईंधन की कीमत 3 क्रमिक महीनों में क्रमशः 10%, 45% और 10% कम होती है। ठीक है, 3 लगातार, और चौथे महीने में 65% बढ़ जाती है। ईंधन की मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में
उसकी कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई बताना है। तो कुछ भी कीमत मानते हैं, मान लेते हैं 10,000 कीमत है, 10% कम हुआ 90/100, फिर 45% कम हुआ तो 55/100, फिर 10% कम हुआ 90/100, फिर लास्ट चौथा महीना 65% बढ़ गया 165/100। इसे ही कैलकुलेट करेंगे, जो आउटपुट आएगा वो देख लेंगे इसमें क्या हुआ है, कमी हुई है या वृद्धि, कितने की कमी या कितने की वृद्धि है, इसे हमें कैलकुलेट करना है। दो शून्य दो शून्य, दो शून्य से दो शून्य, इन दोनों शून्य से ये खत्म। ठीक है, अब पाँच पाँच से काटना है, 5 से काटेंगे ये 55, ये 5 से 20, 5 चौके 20, ये 5 से 11, नहीं ये 33 था, ठीक है 33 मरतबे कट रहा है, तो 5 चौके 20, 5 से कट जाएगा 11, यानी क्या बच गया 9 गुने 11 गुने ये 9 बचा, गुने यहाँ 33 बचा था 33 और बट्टे में 4। ठीक है, ये सबों को मल्टीप्लाई करेगा ना, 81 गुने 11 गुने 33, तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा, इसे गुना करना होगा, 9 81, 81 198, और फिर करना है 33 से गुना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर 3 का 26 73, देखिए 3 क्या गया 29,403, इसे मल्टीप्लाई किए 29,403 आ गया, इसमें भाग देना है 4 से, तो 4 से भाग दीजिएगा तो हम ऑप्शन के हिसाब से बोल दे रहे हैं, भाग देने पर करीब आ जाएगा 7,350 समथिंग आएगा। ठीक है, 350 3 में भाग देंगे तो आ जाएगा 75, चलिए इतना आएगा। ठीक है, यानी कि 4 से भाग दीजिएगा तो ये आने वाला है। अब 10,000 में कितने की कमी हुई है वही देखना है, तो कमी हो जा रहा है 2649.25 का, इतने की कमी हुई है किस पे 10,000 पे, तो आप परसेंटेज बता देना है, तो 2649.25 की कमी किस पे 10,000 पे गुने 100%, दो अंक और घसकेगा तो 26.49% की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट मैथ के क्वेश्चन पे, 40 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, फिर इसको देखते हैं। यदि चतुर्भुज के चारों कोनों का अनुपात ये दे रखा है तो एक्स का मान क्या होगा, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या होता है 360 डिग्री, इसका रेशियो ये है, तो 2 3 5 3 8 4 12, यानी 12 का वैल्यू 360 है, एक का वैल्यू कट के हो गया 30, तो एक्स का मान बताना है, सेकंड वाले 3 का वैल्यू बताना है, 30 है 90 डिग्री। 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत। ठीक है, पूर्णांक मतलब क्या होते हैं, वही 0 माइनस प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस में 3 अनंत, ये सब पूर्णांक है। ठीक है, तो 5 क्रमागत पूर्णांक, पहला पूर्णांक एक्स है, अगला ठीक एक से अधिक अधिक होगा x+1, इसे क्रम में होता है, अगला x+2 एक और बढ़ा दिए, अगला x+3, अगला x+4, इन सबों का जो औसत है यानी सबों को जोड़ दिए बट्टे 5 कर दिए, यही है 60। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x निकालेंगे, और सबसे बड़ा पूर्णांक, सबसे बड़ा तो x+4 होगा, यही पांचों है, सबसे बड़ा इसमें क्या है x+4, x यहाँ से 10 आएगा, तो 10 और 4 क्या हो जाएगा 14, पता है समझ में। तो यहाँ देखिए 5 लगातार पूर्णांक है ना, इसका एवरेज हमेशा बीच वाला ही होता है, इसलिए हम तुरंत 10 बोल दिए, क्या कि x x+1 x+2 बीच वाला ही क्या होता है एवरेज, यानी x+2 ही क्या है 12, बताया समझ में, x है 10, इसलिए बड़ी 10 + 4 14 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट, फिर देखते हैं मैथ का क्वेश्चन कौन सा है। ये 47 नंबर एक मैथ का क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति 19 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरियों को तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, तो यहाँ ना ही कुल दूरी दे रखा है ना ही कुल समय पता है, सिर्फ चाल दे रखा है। ठीक है, तो समय और दूरी पता करते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। मान लेते हैं डिस्टेंस, हम कोई व्यक्ति समान दूरी, हम हर एक डिस्टेंस को एक मान लेते हैं, कुछ भी मानिए सब पे बनेगा, एक मान लिए। ठीक है, या तीनों को कॉमन में दोनों का एलसीएम लेके आप वो मान लीजिए, बट हम एक मान लिए। बीच का दूरी क्या है एक, तो एक 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 तीनों तय कर रहा है, यानी कुल दूरी क्या हो गया 1 + 1 + 1, 3 किलोमीटर, बीच का डिस्टेंस सिर्फ एक माने हैं, 3 बार तय कर रहा है तो 3 किलोमीटर कुल दूरी हुआ। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, तो पहला एक की दूरी 19 की चाल से चल रहा है, तो 1/19,
समय बराबर दूरी बट्टा 4। पहला के लिए समय, दूसरा जो है एक दूरी 8 की चाल से चल रहा है, दूसरा के लिए लगा समय 1/5, तीसरा के लिए लगा समय। तो ये हो गया कुल दूरी बट्टा कुल समय, इसे कैलकुलेट करिएगा, आंसर आ जाएगा। आता है समझ में? चलते हैं नेक्स्ट। 50 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि की जाती है, फिर 8% की छूट दी जाती है, तो उसके मूल्य में नेट प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? देखिए 100 दाम था, 15% बढ़ा, ठीक है, कितना हो गया 115। अब इस पर दिए 8% का छूट, तो 115 गुने 8% छूट दिए तो क्या जाएगा 92/100। इसे गुना करके लाइएगा, देखिए हम अपने हिसाब से बोल दे रहे हैं, क्या जाएगा 105.8, यानी कितना का वृद्धि हुआ 5.8। 100 का 5.8% ही होगा। आता है समझ में? जब भी इस तरह क्वेश्चन है इस तरह ही बनाइए, जैसे बताए वैसे बनाइए, नहीं तो देखिए ये ए है ये बी है, जब दो वृद्धि या मतलब छूट दे रखा हो, एक का छूट कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बट्टे 100। ये वृद्धि हो रहा है तो प्लस में ले लीजिए 15, बी छूट हो रहा है माइनस में ले लीजिए, फिर प्लस 15 गुने -8/100, ठीक है। 15 में 60 गया 7, यहाँ 15 8 120, यहाँ -1.2 आया, -1.2 और जाएगा तो 5.8% ओवरऑल बचा प्लस में, यानी इतना की क्या हुई वृद्धि हुई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। 53 संगत भारांको 29 87 15 26 18 का उपयोग करके संख्याओं 17 12 23 45 301 का भारित औसत ज्ञात करें। यानी 29 के लिए 17 एवरेज है तो कुल इतना, 87 के लिए 12 एवरेज है कुल इतना, 15 के लिए 23 एवरेज है कुल इतना, 26 के लिए यहाँ मिला मिला चल रहे हैं, 26 के लिए 45 एवरेज है प्लस 18 के लिए 301 एवरेज है। तो कुल एवरेज ऊपर कुल लिख लिए संख्याओं का योग बट्टे कुल कितना भारांक है, तो 29 प्लस 87 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 18, इतना तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा तभी आंसर पे आइएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट मैथ के क्वेश्चन पे। चलिए 58 नंबर। धारा की दिशा में चाल 125 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत दिशा में चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किसी स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 25 घंटे लगते हैं, तो बीच का दूरी क्या होगा? डिस्टेंस को डी मानते हैं, तो डी दूरी 125 के 4 से पहले गया धारा की दिशा में, समय क्या लगा होगा दूरी बटा 4 प्लस, फिर डी दूरी 25 के 4 से विपरीत गया, यहाँ समय इतना लगा होगा, दोनों मिलाकर लग गया 25 घंटा। ये क्लियर? बस इसी को हमें कैलकुलेट कर देना है। एलसीएम लेंगे क्या जाएगा 125, तो 25 बचे 5D, 25 इकाई तो 6D बराबर 25 1 होगा, तो 1D या 5D जुट के 6D बराबर 125 गुने 25, तो D बराबर 125 गुने 25 बट्टे में 6। ये हो गया D डिस्टेंस बीच की दूरी। यहाँ पूछ रहा है कुल दूरी, तो D गया D वापस आया, यानी हमसे 2D पूछ रहा है कुल दूरी, बीच का दूरी सिर्फ पूछता तो यही आंसर होता। हमें कुल दूरी जाने आने सब मिला के पूछ रहा है, डबल कर दिए 2D, 2 से गुना कर देंगे इसमें 125 गुने 25, 2 से गुना करेंगे तो 3 अच्छा बट्टे में आ जाएगा 3, यही हो जाएगा आंसर। तो यही कैलकुलेट करिएगा तो इस पे आ जाएगा। देखिए चलते हैं नेक्स्ट। इसे हल करना है, खुद कर लेना है इसे हल, ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं बता रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, 5:4 है, उनका महत्तम समापवर्तक क्या है, HCF 5 है, तो एलसीएम क्या होगा? जब भी दो संख्या अनुपात में दे रखा हो, उनका कुछ भी अनुपातिक राशि मानते हैं, मान लेते हैं x, ये संख्या 5x है, ये संख्या 4x है, जो भी हम अनुपातिक राशि मानते हैं ना वही क्या होता है HCF। ये क्लियर? और एलसीएम क्या होता है, दोनों को गुना करिए 5 चौके 20, और ये जो अनुपातिक राशि x मान है 20x, ये हो जाता है एलसीएम और x हो जाएगा HCF। बताया समझ में? जब भी कहीं दो रेशियो दे रखा हो, अनुपातिक राशि जो भी मानेंगे वो HCF, और दोनों अनुपात को गुना करके अनुपातिक राशि को भी गुना कर लीजिए, 20x होगा एलसीएम, ठीक है। वही बात है यहाँ पर, अनुपात है 5:4, 5 चौक 20, 20x होता,
एक्स वही एक्स या 5 है तो 20 25 100, एलसीएम क्या हो गया 100। चलते हैं नेक्स्ट। 72 खुद बना लेना है, ये सब बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन खुद करिए इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 75 नंबर। किससे विभाज्य ये संख्या 977340। हम देखिए लास्ट में जीरो है, तो ये संख्या 5 से, 10 से, 2 से, 4 से, बहुत चीज से कटेगी, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चलते हैं, पहले 34 को ट्राई मारते हैं, ठीक है। तो ये बताता है 17 गुने 2, संख्या 2 से कटेगी, कटेगी, अब 17 से चेक करना होगा। अदर ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं, 35 को हम चेक करते हैं, 7 गुने 5, तो 5 है, तो लास्ट में जीरो है, तो 5 से तो कटेगी ही कटेगी, ये क्लियर। अब देखिए 7 से चेक करते हैं, 7 का नियम क्या है, 3 3 का जोड़ा लगा के उसका अंतर करिए, जैसे 3 का जोड़ा लगा दिए तो 977 340, 7 में चढ़ गया 3, 9 में 3 गया 6, तो कितना गया 637। यदि ये 7 से कट रहा है तो ये संख्या 7 से कटेगी, देखिए 7 से कट जा रहा है ये, ठीक है। ये संख्या किससे 7 से कटेगी और 5 से भी कट रही है, मतलब 35 यहीं पर आंसर मार के निकल जाएंगे, आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, कोई एक ही ऑप्शन कटना है। अगर हम 24 को भी मिलाते हैं, देखिए 8 गुने 3, इस मतलब 8 से भी कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए, तो 8 पर देखिए 8 का रूल क्या है, अंतिम 3 अंक 8 से कटे थे, 8 से नहीं कट रहा है, तो ये भी छट गया। उतना चेक करने की जरूरत नहीं, जब भी ऑप्शन चेक करेंगे कोई एक फुलफिल किया मार के निकल जाना है, ठीक है। 76 रीजनिंग है, खुद बनाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट 78, ये भी रीजनिंग है, चाहे मैथ जो मैंने इसको बता देते हैं। 3 घंटियां 12 15 18 मिनट के अंतराल पर बजती है, यदि वे 10 AM में एक साथ बजती है तो पुनः किस समय बजेगी। देखिए 12 15 और 18 मिनट के अंतराल पर वो बजती है, तो तीनों एक साथ फिर कब बजेगी, तीनों का एलसीएम लीजिए। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, कोई घंटिया कुछ समय अंतराल पर बजती है, तीनों एक साथ कब बजेगी, कितने समय बाद बजेगी, उसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या जाएगा यहाँ से 180, ठीक है। यानी 180 मिनट बाद तीनों एक साथ फिर से बजेगी, बात आया समझ में। 12 मिनट 15 मिनट 18 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो जब एक साथ बजा 10 बजे, फिर इससे 180 मिनट बाद तीनों फिर एक साथ बजेगी। 180 मिनट का मतलब होता है 3 घंटा, 3 घंटा बाद 1 बज रहा है, 1 बजे तो सब एक साथ बजेगी, ठीक है। चलते हैं 79। रमेश ने 2 अलग अलग योजनाओं में 2 वर्षों के लिए 25,000 और 25,000 का निवेश किया, दोनों जगह 25,000 का निवेश करता है, 25,000 यहाँ भी किया और 25,000 यहाँ भी किया। पहली योजना पर 8% रेट से चक्रवृद्धि ब्याज है, दूसरी 6% रेट से चक्रवृद्धि ब्याज है, दोनों योजनाओं में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज में कितना का अंतर है। जब भी रेट दे रखा हो 8 वर्ष वार्षिक है, तो 2 वर्षों में कुल कितने ब्याज अर्जित करेंगे, अगर सीआई पर हो तो, एसआई पर हो तो 8 दूना 16, और जब सीआई पर हो तो 8 दूना 16 प्लस इसका स्क्वायर का बट्टा 0 करिए, 0 और बट्टा 100 करिए, यानी 8 का स्क्वायर 64 बट्टे 100, इनको ऐड कर दीजिए, यानी 16.64, इतना परसेंट ब्याज होगा ओवरऑल, ठीक है। उसी प्रकार 6% सीआई है, तो 2 वर्षों में कुल कितना परसेंट हमें ब्याज मिलेगा, तो 6 6 12 प्लस 6 का स्क्वायर 36 बट्टे 100, यानी 12.36, इतना परसेंट का ब्याज यहाँ से लेंगे, इतना परसेंट ब्याज यहाँ से मिलेगा, दोनों के ब्याज के बीच का अंतर कितना है देखते हैं। तो 14 में 6 गया 8, यहाँ 5 में 3 गया 2, यहाँ 6 में 2 गया 4, यानी 4.28% का गैप होगा दोनों के ब्याज में, ठीक है। तो 25,000 का 4.28% निकाल देंगे, उतना ही का अंतर है दोनों के ब्याज में, बट्टे 100, चलो उड़ेगा, 1 2 को शून्य और पड़ेगा, इसे ही कैलकुलेट कर दीजिए, आ जाएगा 1070। बात आया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट, कैलकुलेशन खुद करते रहिएगा। 81 रीजनिंग का क्वेश्चन है, खुद बनाना है। 83 समझा देते हैं, इक्वेशन बना देते हैं, खुद हल करना है। 4 पेन 5 नोटबुक, 4 पेन, पेन का पी ही दाम मानते हैं, 5 नोटबुक, नोटबुक का एन ही मानते हैं, कीमत कितना है 130। यदि एक पेन की कीमत 25% बढ़ती है, एक पेन को पी माने 25% बढ़ रहा है, यानी कि बढ़ के क्या हो रहा है 125 बट्टा 100, दाम यही हो रहा है बढ़ के। और नोटबुक की कीमत 20% कमती है, 100 में 20 कमा दिया 80 बट्टा 100 हो रहा है, तब जाके 2 पेन इसमें 2 से गुना कर दिए, प्लस 4 नोटबुक इसमें 4 से गुना कर दिए, कितना हो जा रहा है 82 रुपये।
देखिए 25 बचे, 25 चौके 20 चौके 20 बचे, ये कितना आ गया, 5 दूना 10p/4, ये आ गया 4 चौक 16 n बटे 5 बराबर 82। यहाँ देखिए दो इक्वेशन बना, इक्वेशन 1 ये और इक्वेशन 2 ये, पता है समझ में। अब इन दोनों इक्वेशन को हल कर लेना है, पी और एन का वैल्यू निकल जाएगा, तो वही एक पेन और दो नोटबुक का दाम अपना निकाल लेना है। कैलकुलेशन तो इसका करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। 86 नंबर, एक शर्ट का अंकित मूल्य 1200 रुपए है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% की और 15% की दो क्रमागत छूट देता है, तो विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य में कितना का अंतर है। तो वही छूट बता देना है, ओवरऑल कितना रुपए का छूट मिला वही अंतर होता है। कहीं पर अंकित मूल्य 1200 है, ठीक है, और बेच रहे हैं 1000 में, तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में कितना का अंतर है, 200 का। तो डिस्काउंट दिए वही तो अंतर है, हम डिस्काउंट ही पता कर लेते डायरेक्ट, ठीक है। तो 1200 का 5% डिस्काउंट कितना होगा, 12 60 रुपए का डिस्काउंट पहला बार दिए, तो 60 का डिस्काउंट दे दिए तो कितना बच गया, 1140 रुपया बच गया। अब 15% डिस्काउंट इस पर देंगे, 15/100, इसको देखते हैं क्या डिस्काउंट मिलेगा, 0 से 0, 5 दिया 5 दूना 5 से कट के 57, 3 से 1 हाथ में 2 3 बचे 15 2 17, देखिए 171 डिस्काउंट इधर मिला, ऐसा डिस्काउंट पहले से था, तो दोनों मिलकर 201 रुपया कुल डिस्काउंट दिए। यही गैप होगा विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट मैथ के क्वेश्चन पे। 91 नंबर, एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से ह्रास होता है, यानी कमी होता है 10% वार्षिक। वर्तमान मूल्य कितना है, 1,00,000 रुपए। 2 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा, हर एक वर्ष 10% इसका दाम घट रहा है, 2 बार 10% दाम घटा दिए, बस हो गया 81,000 रुपए। आता है समझ में। चलते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, 98 तो खुद हल कर लेना है फिर से, ठीक है। 5,000 5% की दर से 2 वर्षों का एसआई निकालना है। एसआई क्या होता है, पी गुने आर गुने टी बट्टे 100, बस पुट करिए निकाल लीजिए, ये भी कुछ नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट। 99, तीन संख्याओं का औसत क्या है, 49, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, तीन संख्याओं का एवरेज 49 है, तो तीनों का योग 49 गुने 3। पहली संख्या फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। देखिए पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, ये जो है इसका दोगुना है, और दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी है, मतलब एक है तो ये 2 है, दूसरी तीसरी की दोगुनी थी, और पहली दूसरी की दोगुनी है, ये 2 है तो ये 4 है, यानी इस अनुपात में तीनों है, और तीनों का योग क्या है, 49 गुने 3। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 4 2 6 1 7, इस 7 का वैल्यू हो गया 49 गुने 3, एक का वैल्यू 7 कटेगा 7 21 होगा, तो बड़ी संख्या 4 का वैल्यू बताना है, एक का वैल्यू 21, 4 का वैल्यू 4 1 है 4 8 84, बड़ी संख्या क्या हो गया 84, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मैथ क्वेश्चन पे। 103 नंबर, शुद्ध घी 112 रुपये प्रति केजी है, कोई बेईमान दुकानदार इसे 56 रुपये प्रति केजी मूल्य वाले वनस्पति तेल से मिलावट करने के बाद इस मिश्रण को 91 केजी की दर से बेचता है, जिससे उसे 30% का लाभ होता है, तो किस अनुपात में मिलाया होगा। देखिए क्वेश्चन आता है, इसे 112 के अनुपात में मिलाए, तो 112 के अनुपात में कोई वस्तु को 112 रुपये पर केजी वाले किसी वस्तु को 56 रुपये पर केजी वाले वस्तु में हम मिलाने के बाद मिश्रित वस्तु का दाम कुछ हो जाता है, ठीक है, मान लेते हैं 100 रुपये होता है, तो किस रेशियो में मिला है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है इस तरह का। तो एलिगेशन लगाते हैं, दोनों रेट लिख के, जो मिश्रित होने के बाद रेट हुआ वो लिखते हैं, इससे इसका अंतर निकालते हैं, इससे इसका अंतर निकालते हैं, वही अनुपात होता है, वही दिमाग अब यहाँ लगाइए। 112 रुपये प्रति केजी वाला मिला है, 56 रुपये प्रति केजी वाला मिला है, तो रेट क्या हो गया मिलने के बाद, वो पता करना है। 91 जो है वो प्रॉफिट होने के बाद है, तो रेट क्या होना चाहिए, जो भी रेट है उस पर 30% का फायदा हुआ, 130/100, तब जाके 91 रेट हुआ, 0 से 0 93 91, एक्स क्या गया 70, यानी कि 112 रुपये पर केजी और 56 रुपये पर केजी वाले कुछ वस्तु का आपस में मिलाए हैं, तो मिश्रण का रेट हो गया 70 रुपये पर केजी, वो प्रॉफिट लेके बेचे थे तब तो 91 हुआ था ना, तो हम रेट पता कर लिए। अब वो इसी का अंतर निकाल दीजिए, तो यह आ गया 14, ये आ गया 42, इधर से इधर अंतर, देखिए 14 अनुपात 42 के अनुपात में, यानी 1 अनुपात
3 के अनुपात में हम लोग मिश्रित किए होंगे। बात आया समझ में? इस तरह बना लीजिए, इसको जल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन है मैथ का। 81 मीटर लंबी 29 मीटर ऊंची 0.8 मीटर दीवार बनाने के लिए आवश्यक 72 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर माप वाली ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि रेत और सीमेंट का मिश्रण दीवार के कुल आयतन का 40% है। यानी जो दीवार बना है 81 मीटर यानी 8100 सेंटीमीटर, 29 मीटर यानी 2900 सेंटीमीटर, 0.8 यानी कि 0.8 गुने 180 सेंटीमीटर, तो ये कुल दीवार का आयतन है। इसमें 40% सीमेंट और रेत है, तो 60% ईंट होंगे। वही ईंट जो है इस प्रकार के इतने नाप के ईंटों से हम लोग बनाते हैं कुल दीवार, तो वो ईंटों की संख्या बताना है कितने ईंट लगेंगे। तो कुल इतने ईंट हैं, एक ईंट का आयतन ये है, तो कुल आयतन में एक ईंट के आयतन से भाग देंगे, 72 गुने 50 गुने 25। बताया समझ में? कुल ईंट का आयतन ये लगा हुआ है दीवार में, उसमें हम लोग रेत और सीमेंट का आयतन हटा दिए हैं, 40% 60% लिए हैं, ये है एक ईंट का आयतन। तो कुल आयतन में एक ईंट का आयतन से भाग देंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? देखिए जिन दो के बीच सबसे गैप, मतलब इन दोनों में जो गैप है, जो सबसे कम होगा वही सबसे बड़ा अनुपात होगा। ठीक है, जैसे देखिए चेक कर लीजिए, इसी का सबसे कम आ रहा है, बात है समझ में, वही सबसे बड़ा अनुपात हो जाएगा। इस तरह भी आप मार के बढ़ सकते हैं, इस और बहुत तरीका से मार सकते हैं। ठीक है, तो गैप वाला 95% चांस सही होगा। ठीक है, वो जिसका गैप जितना कम होगा वो उतना ही बड़ा होगा। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए इस शिफ्ट का हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, जो भी मैथ के पूछे हुए थे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट पर।